दोस्तों हीमा कमेटी रिपोर्ट ने पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हिला कर रख दिया है। के Hema Committee report on the issues faced by women in the Malayalam film industry has finally come out. इस कमेटी की रिपोर्ट ने बड़े पर्दे के सितारों की लग्जरी लाइफस्टाइल और वहां के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के पर्दे फाश कर दिए हैं। ये रिपोर्ट 19 अगस्त 2024 को पब्लिक की गई थी और इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद से ही पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। इस हीमा कमेटी को लीड कर रही थी जस्टिस हीमा और उनके साथ एक्ट्रेस शारदा और उनके साथ आईएएस ऑफिसर वत्सला कुमारी इस कमेटी की मेंबर्स थी। इनिशियली इस कमेटी की रिपोर्ट में 290 पेजेस थे, लेकिन जब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया तो कोर्ट ने ही 65 पेजेस रिडैक्ट कर लिए। और ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री आज के दिन भारत की सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड इंडस्ट्री मानी जाती है। यहाँ के फिल्म बहुत ही कम बजट में बनते हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जहां हम देख सकते हैं एक तरफ बॉलीवुड और टॉलीवुड में बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बनती है और वहां के जो सुपरस्टार होते हैं वो ग्रेटर देन लाइफ कैरेक्टर दिखाए जाते हैं वहां पे। वहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पूरी ही अलग है। यहाँ पे मूवीज बहुत ही कम बजट में होती है और आरओआई बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी कि 2 करोड़ की यहाँ एक मूवी बनती है अगर, तो वो 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लेती है। इसी साल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया है और पिछले साल 500 करोड़ कर चुकी थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है ये इंडस्ट्री। लेकिन क्या यहाँ पे काम करने वाली एक्ट्रेसेस को सही से पे किया जाता है? उन्हें सही से ट्रीट किया जाता है? सही से क्या उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है? जी नहीं। यही हीमा कमेटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक टॉक्सिक कल्चर को एक्सपोज करती है। हीमा रिपोर्ट की शुरुआत जस्टिस हीमा ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन से करी है। वो कहती है, द स्काई इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज विद द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द ब्यूटीफुल मून, बट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल एंड द मून इज नॉट ब्यूटीफुल। अब समझ के देखिए इन लाइनों का मतलब, यानी कि जो आप देखते हैं वो असलियत में कभी होता नहीं है। बड़े पर्दे पे जो स्टार खुश दिखते हैं हमेशा, वो शायद हमेशा खुश होते नहीं हैं। और यही सच है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का। हीमा कमेटी की रिपोर्ट 17 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करती है जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से प्रेवलेंट है। यहाँ पे एक्ट्रेसेस को अनइक्वल पे, सेक्सुअल हरासमेंट, ओवरवर्क और ऐसी कई तरीके की एक्सप्लॉयटेशन का हर दिन सामना करना पड़ता है आज के दिन तक। 2017 में इस हीमा कमेटी को फॉर्म किया गया था और फॉर्म क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जाएंगे एक्ट्रेसेस और अपने तकलीफ बताएंगे, अपने दुख तकलीफ बताएंगे कि वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली में फेस क्या करते हैं। और इस कमेटी ने उसी समय वादा किया था कि जो भी एक्ट्रेस सामने आके अपने एक्सपीरियंसेस बताती है, हम हमेशा उनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। विक्टिम और अब्यूजर दोनों की आइडेंटिटी इस रिपोर्ट में कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, जिसके वजह से इस रिपोर्ट के 65 पेजेस को रिडैक्ट कर लिया गया है जब इसे पब्लिक किया गया था। यानी कि हमें एक्चुअल में पता नहीं है विक्टिम कौन था, इवन हमें यह भी पता नहीं है अब्यूजर कौन है। आज भी अब्यूजर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में अब्यूजर कर क्या रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और कैसे एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है वहां की एक्ट्रेसेस को। जब इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था तभी बहुत सारी एक्ट्रेसेस सामने आई अपनी डार्केस्ट सीक्रेट रिवील करने के लिए। वहां पे उन्होंने इस कमेटी को बताया कि कैसे उन्हें ओवरवर्क करवाया जाता था, यानी कि अगर एक वहां पे आप जूनियर आर्टिस्ट हैं तो आपको एक लेबर की तरह काम करवाया जाता था और वो ऐसे पैसे मिलते थे कि एक दिहाड़ी में काम करने वाले को भी उतने पैसे नहीं मिल जाते, उससे ज्यादा ही पैसे मिलते हैं एक दिहाड़ी में काम करने वाले को। एक एक्ट्रेस सामने आके बताती है कि मैं इतना ज्यादा वर्क की थी, मेरे को 25 दिन शुरुआत में प्रॉमिस किया गया था, लेकिन 32 दिन मेरे से काम करवाया गया और उस 32 दिन के मुझे सिर्फ 8000 रुपए दिए गए थे। वही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को मोटे मोटे पैसे दिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि उनके नाम से फिल्म चलती है। एक्ट्रेसेस नहीं भी रहेगी तो एक्टर के नाम से ही फिल्म चल जाएगी। इसके वजह से एक अनइक्वल पे गैप जो है उसे मेंटेन करके रखा गया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और कोई भी एक्ट्रेस इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। और इस कल्चर को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करती है वहां की एक लॉबी, जो लॉबी 15 लड़कों से बनी हुई है। ये सारे जो मर्द हैं ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं और वहां के एक्टर्स हैं। इन 15 लोगों की लॉबी के खिलाफ अगर कोई चू भी कर देता है तो उसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है, यानी कि उनके जीवन का जो भी पैसा आने वाला रहता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप इन कमिटी इस लॉबी के खिलाफ कुछ आंख उठाकर भी देख लेंगे तो आपका करियर खत्म, ये समझ लीजिए आप। ऐसा पावर होल्ड करती है ये लॉबी।
और इसी के डर के वजह से वहां पे कोई एक्ट्रेस कुछ बोल नहीं पाती है। अब आप सोचेंगे 15 दिन का अगर काम था किसी को और उससे 20 दिन काम करवा दिया जा रहा है, यानी कि एग्रीमेंट तोड़ा जा रहा है, यानी कि वो लीगल एक्शन ले सकती है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता था मलयालम एक्ट्रेसेस को कि उनको पेपर वर्क ही नहीं करवाया जाता था, उनको एग्रीमेंट ही नहीं दिया जाता था। यानी कि जब आप एक मूवी के लिए साइन अप कर रहे हैं, कई एक्ट्रेसेस ये बात बताई है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि किस हद तक आपको रोल्स करने पड़ेंगे। अगर एक मूवी में एक इंटीमेट सीन दिया गया है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के द्वारा और बताया जाता है एक्ट्रेस को कि यहाँ इंटीमेट सीन है, लेकिन उसमें हद नहीं लिखा रहेगा कि किस हद तक इंटीमेट सीन है। एक एक्ट्रेस बताती है कि कैसे उसको एक डायरेक्टर बताया था कि वहां पे सिर्फ बैक दिखाया जाएगा उनके मूवी में, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुआ एक इंटीमेट सीन का तो पूरा का पूरा टॉपलेस कर दिया गया है एक्ट्रेस को मूवी में। और एक्ट्रेस जब उनको जाती है डायरेक्टर के पास बोलने के लिए कि भैया ये मूवी का सीन आप डिलीट कर दीजिए, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं, तो सीधे सीधे मना कर देता है डायरेक्टर उनको बोलते हुए कि आपको इस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसी हालत हो चुकी थी वहां की एक्ट्रेसेस की। और वहां पे जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट थे जो दिन दिन भर काम करते थे, वहां पे घिसते थे वहां पे, और थक कर जब अपने होटल रूम में सोने जाते थे तो वहां पे नॉक ऑन द डोर होता था। रात में ही उनके दरवाजों पे ठक ठक किया जाता था और इस ठक ठक के आवाज से सारी एक्ट्रेसेस डरती थी। ये सारे मेल एक्टर्स होते थे या फिर मेल को स्टार्स होते थे, जितने लोग भी सेट पे काम करते थे, जो लड़के होते थे वो जाके ठकठकाते थे जो एक्ट्रेस था उनके कमरे पर। और किस चीज के लिए वो ठकठकाते थे? उनसे फेवर लेने के लिए। और ऐसी फेवर्स और कॉम्प्रोमाइजेस मांगे जाते थे कास्टिंग डायरेक्टर्स के द्वारा भी। इसी रिपोर्ट की माने तो कास्टिंग काउच भी एक बहुत ही असली चीज है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। वहां पे बड़े बड़े जो कास्टर्स होते हैं वो बताते हैं एक्ट्रेसेस को कि कैसे ये बड़ी एक्ट्रेस बनी है, एग्जाम्पल दिखाते हैं किसी बड़ी एक्ट्रेस का और बोलते हैं कि ये भी ऐसी हमें फेवर दे के कॉम्प्रोमाइज करके उतने ऊपर तक पहुंची है, आप भी ऐसा पहुंच सकते हो। और ऐसे कई एक्ट्रेसेस को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। यानी कि मैंने पहले जैसे आपको बताया क्यों करती है ये सारी एक्ट्रेसेस ये, अगर आप लॉबी के खिलाफ गए तो आपका करियर खत्म। और इस चीज से डर कर बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मजबूरन ये सब करना पड़ता है। पावर डायनेमिक का बहुत ही खतरनाक यूज किया जाता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके बारे में इस कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ बयान किया गया है। आपको जान के हैरानी होगी 2019 में ही इस रिपोर्ट को दे दिया गया था कोर्ट को, और 2019 से ही ये रिपोर्ट पब्लिक कर ही नहीं जा रही थी। पब्लिक को बताया ही नहीं जा रहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये जो रिडैक्टेड नेम्स हैं, अब्यूजर के रिडैक्टेड नेम्स हैं, इसमें केरला गवर्नमेंट से लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इसीलिए 2019 से केरला गवर्नमेंट भी इसे रिलीज नहीं करना चाह रही थी, ये बोलते हुए कि भैया ये तो एक कमेटी है, ये कमीशन थोड़ी है कि इसकी रिपोर्ट को हम माने और इसके रिलीज करें, इसे हम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करें इसके बारे में। वो मानने को तैयार ही नहीं थी। That the government sat on this report for nearly 5 years. And now, under duress, they've had to release it, and they're simply not willing to face the consequences. I saw a statement by the Minister of Cultural Affairs saying that, oh, these ladies could have come to the government and given their complaints. They've only given it to the commission, but the commission is appointed by the government. लेकिन आज जब ये पब्लिक हो गई है तो सबके मुंह शर्म से झुक चुके हैं। लेकिन फिर भी बॉलीवुड टॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जो कि जानते हैं ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में, वो आज भी इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है इसके ऊपर कि क्या इन सबको पता है कि इंडस्ट्री में ये चीज नॉर्मल है और ये सारे एक्टर्स इस चीज को नॉर्मलाइज कर चुके हैं। आज इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि इस रिपोर्ट के खिलाफ, इस रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं आप। इस कमेटी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? 2017 में एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ था। एक एक्ट्रेस थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जिसे किडनैप कर लिया गया था 5 लोगों के द्वारा। एक मूविंग कार में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसे फिल्म किया गया था। डर के दौड़ते दौड़ते वो लाल जी के पास गई थी और वो बोले थे उनको कि आप जाके एक रिपोर्ट लिखवाइए, अब आपका टाइम आ गया है कि आप लॉबी के खिलाफ बोलें। जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का, दिलीप नाम से। जैसे ही उसका नाम आता है, कुछ दिन का जेल होता है उसको, लेकिन उसके बाद भी ये दिलीप का करियर थ्राइव करता है। जबकि वो जो महिला जिसके साथ ये असॉल्ट हुआ था 2017 में ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री वो छोड़ देती है। इसी को जांच करते हुए इस कमेटी को बनाया जाता है, हीमा कमेटी को। और ये हीमा कमेटी इतना ज्यादा जांच कर चुकी है, इतना ज्यादा इसके बारे में देख चुकी है, बता चुकी है लोगों को कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हकीकत क्या है।
तब भी आज के लोग सुनने को तैयार नहीं है, इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये हकीकत है आज की। ये सब चीजों के बारे में जब आप सुन रहे होंगे तो आपको 2017-18 का मी टू मूवमेंट जरूर याद आ रहा होगा, जब बहुत सारी महिलाएं सामने आ रही थी अपने वर्क प्लेस के एक्सपीरियंस, सेक्सुअल असॉल्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए। उनको पावर मिल रहा था बाकी महिलाओं से, सब साथ में सामने आ रहे थे। आपको मी टू मूवमेंट भारत का भी याद होगा कि कैसे इसमें नाना पाटेकर का भी नाम आया था, कैसे उन्होंने एक एक्ट्रेस को छेड़ा था, कैसे उनके साथ गंदा व्यवहार किया था। इसी समय साजिद खान का भी नाम सामने आया था कि कैसे वो महिलाओं को अब्यूज किया करते थे। यानी कि उस समय जितने भी दानव थे फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्हें देवता का रूप दिया जाता था, उन्हें एक्सपोज करने सारे एक्ट्रेस साथ में आए थे। और ये वही समय था जब एक और एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो रहा था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और इसके बाद, इस मी टू मूवमेंट के बाद भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता गया, क्योंकि वहां पे लॉबी का जो कंट्रोल है उससे ऊपर कोई भी नहीं है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। आज अनफॉर्चुनेट बात है कि इस कमिटी की रिपोर्ट को एक ऐसे समय पे पब्लिश किया गया है, एक ऐसे बैकड्रॉप पे पब्लिश किया गया है जब भारत में लोग कोलकाता रेप केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब चीज हमको सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या भारत में सच में लड़कियां सुरक्षित है। आप सोच के देखिए, किसी भी वर्क प्लेस के बारे में जहां पे लड़का लड़की साथ में काम करते हैं, वहां पे लड़की को ही हर बार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि छोड़ दो ना यार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, क्यों काम कर रहे हो वहां पे, अगर आप देख रहे हो कि वहां पे असॉल्ट हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। भैया, अगर लड़के असॉल्ट कर रहे हैं, अगर लड़के वहां पे कुछ गलत कर रहे हैं, एक लड़की का ड्रीम है एक्ट्रेस बनना, तो वो क्यों छोड़े अपना लाइन? क्यों लड़का ना सुधरे और हमेशा लड़की ही अपना जात बदल ले, अपना काम बदल ले, अपना परिवार छोड़ दे? क्यों हमेशा लड़की कॉम्प्रोमाइज करे? क्यों हमेशा लड़के नहीं बदल सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो आप जल्दी से जल्दी सोच बदलिए। केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन निकाली है इसकी। उन्होंने बोला है कि जो लोग हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े, उन्हें साथ में बैठ के बात करना चाहिए। एक तरफ सारे बड़े बड़े लोग रहेंगे लॉबी वाले, और एक तरफ एक्टर एक्ट्रेसेस रहेंगे, यानी कि एक विक्टिम और एक अब्यूजर साथ में डिस्कस करेंगे कि भैया सॉल्यूशन क्या है, कि हम अब्यूजर हैं, हमें पनिश करना चाहिए कि नहीं, ये हम ही बताएंगे। मतलब बहुत गजब सॉल्यूशन निकाला है केरला गवर्नमेंट ने। इसके खिलाफ एक अच्छे एक्शन लेने की जरूरत है, बात करने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने का समय है ये। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।